हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसको हम ग्रुपिंग ऑफ सेल भी कहते हैं। देखिए, बहुत छोटी सी बात आपको समझनी है कि जब आप इस क्लास में आओ तो आपको एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखनी है कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं, आज की इस क्लास का मोटिव क्या है। क्लियर है? तो आज की इस क्लास का मोटिव यह है कि भाई मेरे पास काफी सारे सेल होंगे। सेल मतलब आप उसको बैटरी भी कर सकते हो, और सेल मतलब आप जो घड़ी में सेल लगाते हैं वॉल क्लॉक में, आप उसको भी समझ सकते हो। ठीक है ना? तो मेरे पास एक काफी सारे सेल हैं। मैंने 10 सेल, 50 सेल या फिर n नंबर ऑफ सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज किया, ठीक है, विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मुझे करंट कितना मिलेगा? ठीक, इसके साथ साथ क्या मुझे कब जो है ना 10 सेल लगाने की जरूरत पड़ेगी और कब मुझे एक सेल में ही काम चल जाएगा, ये आज हम जानेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जानेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर मैंने जो है 10 सेल सीरीज में लगा दिए और उसके साथ साथ कुछ सेल पैरेलल में लगा दिए, यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, तो फिर करंट की क्या सिचुएशन बनेगी, कब मैक्सिमम होगा, ये सारी बातों को हम समझने वाले हैं। तो अब आपकी इस क्लास का मोटिव सेट हो जानी चाहिए कि हम आज पढ़ने के वाले हैं। क्लियर है तेरी बात? चलिए, तो भाई हेडिंग बनाओ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और उसमें भी सबसे पहली हेडिंग बना देना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या हेडिंग बना देना? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लेकिन वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप हमेशा समझते हो कि सेल कोई भी हो उसके अंदर कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होती है। अगर मैंने यहां पे जो है ना एक ये सेल बना दी, ठीक है ना, अब इसके अंदर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, तो क्या इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है? नहीं है। अब दिखाने के लिए मैं क्या कर देता हूं भाई, मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दी इसको, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस बन गई। बाकी अगर रिप्रेजेंट ना भी करूं ये रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, तब भी हमें ये अंडरस्टूड होता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगी। तो पहली हमारी हेडिंग क्या होगी भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो लेट्स से मेरे पास n नंबर ऑफ सेल हैं और मैंने इनको कनेक्ट कर दिया सीरीज में। चलिए, ये एक सेल हो गई, इस तरह से ये एक दूसरी सेल हो गई, और ये है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। इस तरह से तीसरी सेल हो गई, और इसी तरह से ये जाते 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 ये n नंबर ऑफ सेल हमने लगा दी। ठीक है, अब ये जो सेल हमने लगाई हैं इनके साथ में जो है ना एक छोटा सा एलईडी बल्ब, यानी कि एक बहुत छोटा सा एलईडी बल्ब लगा दिया। आप ऐसे मान के चल सकते हो कि झल्लर में जो एलईडी बल्ब लगते हैं बस ये वही है। ठीक है, अब इस एलईडी बल्ब की जो बाहर लगा हुआ है, इस बैटरी के बाहर, इसकी जो रेजिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है ना? अब देखो, इसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। हमने कहा कि हर बैटरी का जो ईएमएफ है वो है E, हर बैटरी का ईएमएफ है E, हर बैटरी का ईएमएफ है E, और ये जा रहा है n नंबर ऑफ सेल तक। क्लियर है? और हर किसी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R। ठीक है, चलिए, करंट कैसे फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा यहां से इस तरह से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, हमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है करंट का। तो सिंपल सी बात है, सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो होगा हम ये जानने वाले हैं कि अगर हमारी रेजिस्टेंस, जैसे बल्ब लगाया है या बड़ी सी मोटर लगाई है, तो 10 सेल लगाने भी चाहिए अपन को या एक सेल में ही काम हो जाएगा? ठीक है ना? मतलब करंट वगैरह सबकी सिचुएशन के साथ डील करेंगे। देखो, करंट का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, जैसे ओम्स लॉ आपने पढ़ा, वहां से भी हम बता सकते हैं क्या? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सिंपल, करंट का फॉर्मूला क्या? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, ध्यान से देखो, ये मेरे पास, जैसे मान लो मैंने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा? सीरीज कॉम्बिनेशन। एक सेल है जिसका ईएमएफ है E, और मान लो 2 सेल हो जाते हैं तो कितना ईएमएफ हो जाता है सर्किट का? मतलब 2E। इसी तरह से इसके अंदर n नंबर ऑफ सेल हैं, तो मैंने कहा इसका जो टोटल ईएमएफ है वो कितना हो गया? NE। कितना हो गया? NE। चलिए, अब मैं बात करूंगा टोटल रेजिस्टेंस की। इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? देखो, हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है R, तो उसमें कितनी सारी सेल्स हैं? बोला इसमें है n सेल्स, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? NR। इसके साथ साथ ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, अब इस सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और कनेक्ट है, तो ये हो जाएगी आपकी NR प्लस R। तो ये बन गई हमारी करंट की सिचुएशन, मतलब इतना करंट इस सर्किट में फ्लो होगा। लेकिन अब इसमें कुछ केसेस होते हैं, है ना? आप यहां पे देखो, केस नंबर 1, इसमें केस 1, केस कांति है ये अपना। ठीक है ना? इस केस कांति में देखो कि भाई NE अपॉन NR प्लस R का हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं।
है ना, एक तो आपके केस सफेद हो जाएंगे और एक हो जाएंगे काले, ठीक है, हमें कौन सा पसंद है उसके हिसाब से सिचुएशन को डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि भाई हमारी दो टाइप की रेजिस्टेंस है इसके अंदर, है ना, एक तो है आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि आपकी कैपिटल आर, और एक है आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है, ये दो हम केस कंसीडर कर रहे हैं कि या तो आप ऐसा मान के चलो कि हमारी जो है ना, जैसे मान लो मैंने ऐसा माना कि आपने जो है 10 सेल लगा ली, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपने 10 सेल लगा ली, और इसके साथ साथ आपने जो है ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के तौर पे लगाया आपने और एक बहुत छोटा झल्लर वाला बल्ब। तो आप खुद सोचो ना, झल्लर जो दिवाली पे लगाते हैं उसका बल्ब कितना छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा। अब बहुत छोटा सा बल्ब है तो उसकी रेजिस्टेंस भी कितनी होगी, बोलो बहुत छोटी सी। अब आप खुद से सोच के देखो कि उसकी जितनी रेजिस्टेंस होगी ना उस झल्लर वाले बल्ब की, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस तो एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, समझ गए। तो हमने एक केस कंसीडर किया कि अगर हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में लगी रेजिस्टेंस से बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैंने इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया तो फॉर्मूला मेरे पास बनेगा NE अपॉन क्या बन जाएगा, NR। मैंने इस R को नेग्लेक्ट कर दिया, केस नंबर 1, ठीक है। अब मैंने इस R को नेग्लेक्ट किया तो मुझे क्या मिल गया, I इज इक्वल टू E अपॉन R। ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास सर्किट में केवल एक सेल लगा होता और मुझसे कह देते एक सेल लगा होता और मुझसे कह देते कि भाई ये एक काम करो कि इसकी जो है ना वो निकाल के दिखाओ मुझे रेजिस्टेंस, तो कैसे निकाल देता, फिर टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने बड़ा मान लिया तो भाई कैपिटल R की वैल्यू खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या, ये जो करंट मेरे पास निकल के आया ये उतना करंट निकल के आया जितना कि एक सेल प्रोवाइड कराता है। क्या बोला मैंने, ये जो करंट मेरे पास निकल के आया ये उतना करंट निकल के आया जितना एक सेल प्रोवाइड कराता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भले ही हम सीरीज में 10 नहीं 50 सेल लगा दें, 100 सेल लगा दें, लेकिन वो कॉम्बिनेशन हमारा वर्दी नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा अगर हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटी है तो, समझ गए। अगर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटी, तो अब इस कॉम्बिनेशन से, इस डेरिवेशन से, इस क्लास 12 के टॉपिक से हम एक बात समझ सकते हैं, क्या, कि अगर आपकी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटी है तो आपको जो है ना 100 सेल लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक सेल लगा दोगे तो भी उतना ही करंट मिलेगा जितना 100 सेल लगाने पे, समझ गए। तो ये हमें करंट कितना मिला, एक सेल के बराबर, ठीक है। नाउ केस नंबर 2 लिखो, केस नंबर 2। केस 2 अगर आप लिखते हो, केस 2 में देखना कि अगर हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है स्मॉल रेजिस्टेंस R से, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस R से, तो क्या होगा। अब ये केस कैसा बन सकता है कि अब मान लो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के तौर पे एक छोटा बल्ब ना लगाते हुए एक पानी भरने वाली मोटर चला दी, पानी भरने वाली मोटर चला दी, तो अब वो पानी भरने वाली जो मोटर होगी उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तो अब ये सारे सेल मिल जाएंगे। अब बोला अब तो हमें काम करना ही पड़ेगा, अब तो हमें करंट देना ही पड़ेगा। तो फिर कंडीशन क्या बनेगी भाई, केस 2 में आप देखोगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत बड़ी है तो फिर करंट की सिचुएशन क्या बनेगी कि भाई I इज इक्वल टू NE अपॉन ये इंटरनल रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर दोगे और ये आपके सामने ये सिचुएशन आ गई। अब देखो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N टाइम्स ऑफ E अपॉन R। मतलब समझ गए कि जैसे मान लो अगर ये मेरे पास करंट का फॉर्मूला बना, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बहुत छोटी है तो करंट का फॉर्मूला मेरे पास ये बनेगा। एक बार फिर सुनो, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बहुत छोटी है तो करंट का फॉर्मूला मेरे पास ये बनेगा, ये तो छुप जाएगा, ठीक है। अब देखो करंट मेरे पास एक सेल का ये आया, तो अगर मैंने 10 सेल लगाई हैं तो फिर यहाँ पे 10 का इंटू हो जाएगा, 50 सेल लगाई हैं तो फिर यहाँ पे 50 का इंटू हो जाएगा, और अगर n नंबर ऑफ सेल लगाई हैं तो फिर n का इंटू हो जाएगा। तो मुझे यहां से ये मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर मेरी रेजिस्टेंस बड़ी है, अगर मेरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ी है, किस चीज से, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो फिर सर्किट में आपका सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना वैलिड होता है। 50 सेल लगाना, 100 सेल लगाना, 1000 सेल लगाना काम का होता है।
अदरवाइज ये काम का नहीं है। अदरवाइज अगर आपकी जो है ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटी है तो आप तो बस एक सेल लगा दो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि करंट तो आपको एक सेल के बराबर मिल रहा है ना। यहाँ पे देखो n सेल के बराबर आपको करंट मिल रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बड़ी है तो। बात समझ में आ गई? तो भाई ये हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन वाला केस। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कम से कम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तक पूरा पढ़ें, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। आप इसको नोट करो, फास्ट नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी इसमें नोट करने के लिए कुछ है नहीं। देखो अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, अब हेडिंग बनाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन, फास्ट हेडिंग बनाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इतना समझ में आ रहा है आपको? तो सर क्या बात कर रहे हो, अब हमें समझने की पूछा मत करो, बस पढ़ाते जाया करो, क्योंकि इतने टाइम से हम इतने सारे टॉपिक देख चुके हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बताया करो क्या समझ में नहीं आ रहा, उसके हिसाब से सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आपके लिए प्रो चैनल भी तो बना के रखा है ना? तो फिर अपना ऐड कर दिया नहीं, आप लोगों के कहने पे ही बनाया हुआ है प्रो चैनल। काफ़ी सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, बोला सर छोटी वीडियो नहीं मिल रही है, 1 घंटे की वीडियो में समझ में नहीं आ रहा था कितना देख लें। 1 घंटे की वीडियो देख के कुछ स्टूडेंट का दिमाग खराब हो रहा था, तो हमने कहा भाई जो लोग बड़ी वीडियो देख सकते हैं वो बड़ी देख लें, और जो छोटी देख सकते हैं वो छोटी देख लें, ठीक है ना? तो प्रो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? बोला सर ऐड तो कर ही दिया आपने अपने चैनल का, करना पड़ेगा ना हमें। चलिए भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हेडिंग बना लो। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि सिंपल डायग्राम बनाओ पहले, ठीक है ना? लेट्स से मेरे पास जो है ना ये एक सेल है, इस सेल की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। चलिए भाई, ये दूसरी सेल, इस सेल की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ये तीसरी सेल, इस सेल की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, और इस तरह से ये n नंबर ऑफ सेल जाएगी। क्या कहाँ तक? n नंबर ऑफ कनेक्शन जाएगा, ठीक है? चलिए, तो मैंने इस तरह से बना दिया, ये n नंबर ऑफ सेल है, ठीक है? चलिए ये डैश 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 लगा देना। नाउ यहाँ पे देखो कुछ ज़रूरी सी बातें, इसका कनेक्शन करा दें पहले। ये देखो, ये लगा दी हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या लगा दी? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है? ये R हो गई। हमने माना कि हर सेल का जो EMF है वो E है, E है, E है, E क्या है? ये ER है, ये R है, ये R है, ये R है। क्लियर है? अब देखो सिंपल सी बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सिचुएशन बनेगी, तो आपको करंट का फॉर्मूला लगाना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना? तो चलो एक बार लिख देते हैं, उसके बाद इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें बतानी है। टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है? चलिए भाई, यहां पर देखो बहुत ज्यादा जरूरी बात, देखो ध्यान से। मैंने कहा आपसे I इज इक्वल टू टोटल EMF। अब मुझे EMF कितनी लेनी है, मतलब किसका मैं EMF लूंगा? तो याद रखना कि आप डायरेक्ट टोटल EMF को NE नहीं ले सकते, जैसे हमने पिछले केस में लिया था, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि भाई कोई भी जो टोटल EMF की जब हम बात करते हैं तो देखो इसमें अलग करंट फ्लो होगा, इसमें अलग करंट फ्लो होगा, इसमें अलग करंट फ्लो होगा, इसमें अलग करंट फ्लो होगा। तो याद रखना जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाओ तो हर ब्रांच का अपना अपना EMF लेना है। क्या? केवल एक ब्रांच का। मतलब अगर जैसे मान लो आप समझ रहे हो, जैसे मान लो मैंने कहा इसमें 4 वो सेल लगी हैं, कितनी? इसमें 4 सेल लगी हैं, तो आपको क्या रखना है भाई? 4 सेल का रखना है। कितने का? 4 सेल का, ठीक है ना? तो मान लो अगर इसमें 1 रखी है तो आप क्या लिखोगे? सिंपल E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो उसमें 2 तरह की रेजिस्टेंस है, एक है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। चलिए, तो रेजिस्टेंसेस किस में है? ये पैरेलल में 1 2 3 4। जैसे मान लो अगर मैंने आपसे कहा कि 2 रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकालते हो? R/2। मैंने कह दिया भाई 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, ठीक है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा? R/3। मैंने कह दिया 4 रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, तो कितना हो जाएगा? R/4। इसी तरह से पैरेलल में है, किसमें? पैरेलल में है। इसी तरह से मैंने कहा कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है? R/n। बोला सर फंसा दिया? हाँ, देखो ध्यान से, ये आपकी जो है ना, ये आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो गया और ये आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई। क्लियर है? तो देखो I इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा E, और ये LCM लेने के बाद ये हो जाएगा NR अपॉन N। अगले स्टेप में ये N ऊपर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू आपको बच जाएगा NE अपॉन आपका ये R प्लस NR।
फिर से इसमें दो केसेस बनेंगे, इन दोनों केसेस को अब जल्दी से हम डिस्कस करेंगे। जो पहला केस है वो हमसे कहता है केस वन ये कहता है हमसे कि ये आपका जो R है, अगर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये अगर बहुत बहुत बड़ी है तो आपका ये R बहुत छोटा हो गया, तो हम क्या कर देंगे कि ये वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर हमने इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट किया तो NE इज इक्वल टू मतलब NE अपॉन क्या बच रहा है, NR। अच्छा हाँ सॉरी, अगर मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो मेरे पास बच रहा है NE अपॉन R। तो इसका मतलब ये हो गया I इज इक्वल टू N टाइम्स E अपॉन R। तो जो हमें करंट मिलेगा वो उस सेल के N टाइम्स मिलेगा। यानी कि अगर इसमें जो है ना 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें 6 सेल लगी हैं इस तरह से तो यहाँ पे 6 का इंटू हो जाएगा। 50 सेल लगी हैं तो यहाँ पे 50 का इंटू हो जाएगा। तो पिछले वाले केस में कंडीशन ये थी कि अगर आपने R को बड़ा किया है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को छोटा रखा है तो आपका जो कनेक्शन था वो वर्दी नहीं था, एक सेल के जितना ही करंट आपको मिल रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप इस तरह से सिचुएशन को बनाओगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको करंट ज्यादा मिलेगा। समझ गए? पिछली बार क्या था कि अगर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटी थी तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भले ही आप 50 सेल लगाओ लेकिन आपको करंट 1 के बराबर मिल रहा था। अब क्या है कि अगर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटी है तो आपको भरपूर करंट मिल रहा है, जितनी सेल लगाओगे उतना गुना करंट बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये डिफरेंस हुआ। इसी में आप केस 2 देखोगे तो केस 2 में, केस कांति में आपको सेकेंड टर्म जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि I इज इक्वल टू NE अपॉन, यहाँ पे देखो इस R को हम नेग्लेक्ट केस 2 क्या है भाई, R बहुत छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए। समझ गए? तो ये NR हो जाएगा, N से N कैंसिल हो जाएगा, I इज इक्वल टू आपका E अपॉन R। अब आपको करंट सिर्फ एक सेल के बराबर मिल रहा है, इसमें N का इंटू नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन कब वर्दी नहीं होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब हमें 50 सेल लगाएं 100 सेल लगाएं इससे कोई मतलब नहीं होता, मतलब करंट आपको एक सेल के बराबर की मिलेगा। वो सिचुएशन ये होती है कि अगर आपका, ऐसे मान के चलो कि अगर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या मान लूं मैं कि अगर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या फिर मैं चलो ऐसे ही बोल देता हूं, अगर आपकी NR जो है ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है आपकी R से, तो फिर जो है ना इस सिचुएशन में ये आपका जो करंट है वो आपको एक सेल के बराबर ही मिलता है। तो भले ही आपकी 50 सेल लगी हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस समय कोई मतलब नहीं होता। जो थर्ड केस है हमें समझने के लिए वो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हेडिंग बनाइए, तब तक हम इसको हटाते हैं। ठीक है ना? बनाओ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हैबिट। अच्छा सर, बनाओ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की हैबिट और बना लो भाई हेडिंग अच्छी सी। ठीक है ना? सुंदर सी हेडिंग बनाना। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है अंदाजा लगा सकते हो? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से हम किस चीज की बात कर रहे हैं, लगाओ। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब है, अच्छा चलो एक काम करो, अपने रजिस्टर में ड्रॉ करके बताओ, खुद से बना के देखो कि मिक्स कॉम्बिनेशन हम कैसा बना सकते हैं, मतलब किस तरह से हम सेल्स को मिक्स कॉम्बिनेशन में ला सकते हैं। बनाओ, 5 सेकंड का टाइम आपको दें, 10 का ले लो, 50 का ले लो, पॉज कर लो वीडियो को और बनाते रहो। ठीक है ना? चलो तब तक हम आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि देखो हमने कुछ, मतलब एक ब्रांच के अंदर कुछ सेल लगा दी सीरीज में और ये अप टू N सेल जाएगा। ठीक है? हाँ जी, अब आपको ये ध्यान देना है, इस पहले इस डायग्राम को समझ लो। ये बड़ा बेकार सा डायग्राम लग रहा है लेकिन एक बार आप इसको एक बार ध्यान से देखो। इसमें देखो क्या हुआ है कि एक रो के अंदर, पहली रो के अंदर मान लो कि इसमें N सेल हैं। कितनी सेल हैं? N सेल हैं। और इस तरह की कितनी रो हैं? तो इस तरह की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बहुत सारी रो हैं। तो मान लो कि एक रो के अंदर कितनी सेल हैं? बोला N नंबर ऑफ सेल हैं। और ऐसे कितनी रो हैं नीचे तक? तो ऐसे नीचे तक M रो हैं। कितनी है? M रो। मतलब आप ऐसे मान के चल सकते हो कि एक सेल में मतलब एक रो के अंदर 5 सेल हैं और इस तरह से जो है ना 10 रो बनी हुई हैं। मतलब बात समझ पा रहे हो? चलिए भाई, अब हमें क्या करना है, करंट निकालना है। तो इस बार करंट निकालना आसान है, ठीक है, पिछली बार की कंपैरिजन में, लेकिन इसमें एक बहुत छोटी सी चीज हमें समझनी पड़ेगी। लेट्स से I इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई, टोटल ईएमएफ।
टोटल ईएमएफ कैसे निकालोगे? तो टोटल ईएमएफ को निकालने का जो तरीका हमारे पास है वो ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था ना हमने कि एक ब्रांच में से जितना ईएमएफ बनता है वही हमारा टोटल ईएमएफ हो जाएगा इफ ऑल द ब्रांचेस हैव सेम नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो देखो हमने कहा कि यहां पर जो है आपके एक ब्रांच से कितनी सेल है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये n सेल। तो एक ब्रांच का जो ईएमएफ कितना हो गया? टोटल ईएमएफ हो गया आपका। देखो फॉर्मूला समझते हो ना, फॉर्मूला आपके पास ये है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात? तो टोटल ईएमएफ की जगह हमने क्या पुट कर दिया? NE, मतलब एक ब्रांच से कितना करंट जाता, मतलब कितनी सेल को क्रॉस करता है वही टोटल ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब आप ये देखो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? एक तो लगी है इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस सारी की सारी इंटरनल रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन निकालना है, सारी की सारी इंटरनल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। जरा सोच के देखो कि अब इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगा। तो हमने इसको थोड़ा सोचा। ठीक है, जैसे मान लो हमने पढ़ा ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी बस ये बता दो तो हमारा काम बन जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो सिर्फ ऐसे निकालेंगे कि मान लो पहली सेल की जो टोटल रेजिस्टेंस हो रही है वो है कितनी? NR। दूसरी सेल की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? NR। तीसरे सेल की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? NR। चौथे सेल की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? NR। और इसी तरह से M नंबर ऑफ सेल कितनी? M नंबर ऑफ सेल, या फिर मैं कहूँ रो, यार मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, मतलब पहली रो की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है? NR। दूसरी रो की रेजिस्टेंस है वो है NR। तीसरी रो की रेजिस्टेंस है NR और चौथी रो की रेजिस्टेंस है NR। और इसी तरह से M नंबर ऑफ, M मैंगो वाला, M नंबर ऑफ रोज की रेजिस्टेंस है NR। ठीक है, अब इन सबकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? मतलब हमने इसको जो है ना इसको इस तरह से छोटा बना लिया, इन सबकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? NR डिवाइडेड बाय M। NR डिवाइडेड बाय M। जैसे बोलते हैं ना, मान लो कि भाई R R R R R 4 रो बनी है तो कितनी कर देते हैं? R/4। इसी तरह से कितनी है भाई? NR 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 NR। अब 4 की जगह M रो है तो कितनी कर दोगे? NR/M। चलिए भाई, तो यहां से हमारे पास I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? M चला जाएगा ऊपर, MNE अपॉन इसका हो गया होगा LCM, तो ये बच गया आपके पास MR प्लस NR। चलिए यहां पर अब मुझे ये बताना है कि करंट जो मैंने निकाल दिया, इस करंट की मैक्सिमम कंडीशन हमें कब अचीव होगी। मतलब हमें ये बताना है कि करंट हमें मैक्सिमम कब मिलेगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास मिक्स कॉम्बिनेशन है, ये मेरे पास करंट का फॉर्मूला है, तो डेनोमिनेटर जितना छोटा होता जाएगा आंसर मेरा उतना ही बड़ा आता जाएगा। और आंसर क्या है भाई? करंट। समझ गए ना? तो देखो सिंपल सी बात है कि मैं ऐसा बोलूंगा फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, करंट को अगर मैक्सिमम होना है, करंट टू बी मैक्सिमम, NR प्लस MR शुड बी मिनिमम, इसको मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक बहुत छोटा सा मैथमेटिक्स का टूल यूज करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे डेरिवेशन करना है तो इसी तरह से करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा यहां पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करना चाहूं तो ये मुझे मिलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, और अगर आप इसको ओपन करोगे ना प्लस 4ab को, समझ गए, यहां से लेके आता तो आपको वही मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नाउ तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया भाई a स्क्वायर मतलब NR का होल स्क्वायर। समझ गए, तो NR प्लस MR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो NR माइनस MR का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ab, तो 4NR इंटू MR। चलिए ये हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, मुझे चाहिए NR प्लस MR की वैल्यू। ठीक है, ये NR प्लस MR की वैल्यू मिनिमम जब हो सकती है जब ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाए। देखो इसकी वैल्यू ये है, ओवरऑल वैल्यू ये है, इसकी ओवरऑल वैल्यू ये है। अब ओवरऑल वैल्यू में से अगर ये वाला टर्म 0 हो जाए पूरा, तो फिर क्या हो जाएगा? मेरा ये मिनिमम हो जाएगा और मुझे मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात, ये मैंने कहा NR माइनस MR का जो होल स्क्वायर है वो 0 हो जाएगा
तो फिर मुझे करंट मिलेगा। तो मैंने कहा भाई एन आर माइनस एम आर होल स्क्वायर था तो उस साइड चला गया तो ये 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे मिला एन आर अपॉन एम आर, मतलब एन आर इज इक्वल टू एम आर। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो आर की वैल्यू निकाल दूं तो आर इज इक्वल टू, अच्छा, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मैक्सिमम करंट के लिए जो मुझे रेशो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। देखो मैं इसको ऐसा बोल दूं कि एन अपॉन एम इज इक्वल टू आर अपॉन आर, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां से मुझे ध्यान देना है कि अगर मुझे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट चाहिए तो मुझे n अपॉन एम का रेशो, मतलब यहां से n अपॉन एम का जो रेशो है वो बराबर करना पड़ेगा r अपॉन r के रेशो के। ये मैक्सिमम करंट की सिचुएशन होती है। मतलब n अपॉन एम क्या है, n का मतलब कितनी नंबर ऑफ सेल, m का मतलब कितने पेयर लगाए जा रहे हैं। तो n अपॉन एम का जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए कैपिटल R अपॉन स्मॉल r के रेशो के। यहां से मैं दूसरे वर्ड्स में इसको इस तरह से भी बोल सकता हूं कि मान लो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं, किसकी, स्मॉल r की, ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू निकाल दूं तो कितनी निकलेगी भाई, m इंटू कैपिटल R अपॉन n। समझ गए, हाँ जी। स्मॉल r की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो एम आर अपॉन एन हो जाएगी, क्लियर है ना, एम आर अपॉन एन हो जाएगी। तो मैं कैसे भी कह सकता हूं कि मैक्सिमम करंट की सिचुएशन में इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी होनी चाहिए, क्लियर है इतनी बात। तो देखो बस इस रेशियो को कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि हमारे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कब मिलता है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। बोला सर बड़ा टफ था ये, टेंशन मत लो, एक बार इसको रिवाइंड करके देखो, सोचने की कोशिश करो। हो सकता है आप पहली बार इसको देख रहे हो तो क्लियर ना हो पा रहा हो, लेकिन इन सब के बाद प्रो जो चैनल है अभिषेक साहू प्रो, उस पर भी आपको सेम वीडियो मिलेगी, 3 टुकड़ों में मिलेगी, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है ना। तो वहां से भी आप क्लियर कर सकते हो, तो आपके सारे डाउट वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो किसी भी तरह की। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का पार्ट 1। इसके बाद न्यूमेरिकल वाला पार्ट हमें मिलेगा जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्लियर है इतनी बात। और छोटे वीडियोस के लिए प्रो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।